हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। जैसे ही आप पे एफआईआर लॉन्च होता है तो सबसे पहले आप करते क्या है कि आपको लगता है कि अरेस्ट होने वाले हैं, इसलिए आप डायरेक्टली एंटीसिपेटरी बेल के लिए अंडर सेक्शन 438 सीआरपीसी में एप्लीकेशन लगाते हैं फॉर सिक्योरिंग एंटीसिपेटरी बेल। या फिर अगर आप अरेस्ट हो गए हैं तो अंडर सेक्शन 439 सीआरपीसी में आप एप्लीकेशन लगाते हैं अपने रिलीज़ के लिए, अपने बेल के लिए। तो हम आज जानेंगे आज के इस वीडियो में कि अरेस्ट क्या होता है, बेल कब होना चाहिए, कब होता है, कब नहीं होता है, बेल क्या होता है, बेल के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, किन कंडीशन में आपको कोर्ट बेल देती है, किन कंडीशंस में कोर्ट आपको बेल नहीं देती है। और हम बात करेंगे एक सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज हम आपके लिए डेली कुछ नया जजमेंट, कुछ नए वीडियोज़ लेके आते हैं, सो दैट आपके केस में वो जजमेंट्स, वो वीडियोज़ हेल्प कर सके और आप अपने केस को आसानी से जीत सके, अपने फेवर में ला सकें। तो देखिए क्या होता है, जब भी आपका अरेस्ट होता है तो आप करते क्या है कि सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपका प्रेजेंस कोर्ट में हो सकता है या नहीं हो सकता है। और कोर्ट भी सबसे पहले यही कंसीडर करता है। जैसे ही आपका अरेस्ट होता है तो आपका कोर्ट ये देखता है कि आपका प्रेजेंस कोर्ट में हो सकता है, या फिर जो अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कि इसमें पुलिस डिपार्टमेंट होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उसके सामने आप प्रेजेंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। या फिर अगर आपको छोड़ा जाए तो आप कहीं विटनेसेस को, जो गवाह होते हैं, उनको धमकाएंगे तो नहीं, उनके साथ कुछ बुरा बर्ताव, उनको मारेंगे तो नहीं, ऐसी सारी चीज़ें, टैम्परिंग ऑफ एविडेंसेस, ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो ही ट्रायल कोर्ट होता है या फिर जो भी कोर्ट होता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीज़ों के बेसिस पे आपको बेल देता है। ये बेसिक कंडीशंस होते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात आती है ऑफेंस का। ऑफेंस जो होता है कितने तरीके का होता है। तो ऑफेंसेस जो होते हैं बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक बेलेबल होता है, एक नॉन बेलेबल होता है। बेलेबल होता है जिसमें कि आपका मैटर ऑफ राइट होता है, आपका राइट होता है बेल लेना। और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसमें आपका मैटर ऑफ राइट नहीं होता, ये कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है कि आपको बेल दे या नहीं दे। तो बेलेबल ऑफेंसेस की बात करें तो जैसे ही आप इंडियन पीनल कोड खोलेंगे तो उसमें देखेंगे जिस सेक्शन में आपके ऊपर जो भी सेक्शन आपके लगा हुआ है उसमें नीचे लिखा रहता है वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। तो जो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं उसमें जनरली होता ये है कि पुलिस आपको पुलिस स्टेशन से ही बेल दे देती है। और जो नॉन बेलेबल होता है उसमें आपको कोर्ट में एप्लीकेशन लगाना पड़ता है और वो डिस्क्रिशन ऑफ जज होता है। ऐसा नहीं कि आप, वो मैटर ऑफ राइट होता है, कोर्ट देखती है, बहुत सारे फैक्टर्स देखने के बाद डिसाइड करती है कि आपको बेल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो बेसिकली दो तरीके के एप्लीकेशन लगाते हैं। एक पहला लगाते हैं 438 सीआरपीसी 1973 के अंडर में, जिसमें एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविज़न है सेक्शन 438 में। उसमें आप जाके एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं, और जिसे अग्रिम जमानत हिंदी में बोलते हैं, तो आप एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं। एंड दूसरा होता है 439 जिसे रेगुलर बेल बोलते हैं। वो अरेस्ट होने के बाद, जब आप अरेस्ट हो जाते हैं उसके बाद एक एप्लीकेशन मूव करते हैं कोर्ट में, और कोर्ट देन उस पर डिसाइड करता है कि आपको बेल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अगर 438 की बात करें तो एप्लीकेशन आप सेशंस कोर्ट के अंडर लगाते हैं, सेशंस कोर्ट में जाके लगाते हैं। उसमें मैजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं होता कि आपको एंटीसिपेटरी बेल दे दे। उसमें वेरियस फैक्टर्स जो होते हैं कोर्ट देखता है, और ये देखता है कि आप, अगेन में जैसा कि मैंने बताया, कोर्ट ये देखता है कि आप जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, पुलिस डिपार्टमेंट है, ट्रायल कोर्ट है, उसके सामने आप प्रेजेंट होंगे या फिर भाग जाएंगे या फिर नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें, बहुत फैक्टर्स देखने के बाद कोर्ट डिसाइड करता है। तो आपको करना ये होता है कि जो सर्टिफाइड कॉपी है वो कोर्ट के सामने देना होता है। जो भी आपके पास एफआईआर होने के अगर चांसेस, आपको लगता है कि एफआईआर होने वाला है, तो आप जब मूव करते हैं बेल ये एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन, तो आपको कोर्ट क्या करता है कि एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करने के बाद ये होता है कि जब आपके पास पुलिस आए, आपके घर पे आए, आपके ऑफिस में आए, या फिर जिधर भी आप हैं उधर अगर पुलिस आती है, तो आपको अपना सर्टिफाइड कॉपी दिखाना होता है पुलिस को कि भाई मेरे पास एंटीसिपेटरी बेल है। तो कोर्ट क्या करती है, एक बेल बॉन्ड, सिंपल बेल बॉन्ड होता है, बेल बॉन्ड भरवा के आपको फ्री कर देती है मैटर से। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न होता है कि हम एंटीसिपेटरी बेल कब लगा सकते हैं। देखिए कभी भी आप लगा सकते हैं। फर्स्ट ये होता है कि अगर आपके ऊपर आपको लगता है कि एफआईआर होने वाला है, ऐसा नहीं कि एफआईआर हो गया उसके बाद ही, एफआईआर होने वाला है ऐसा आपको लग रहा है, तो भी आप एंटीसिपेटरी बेल का एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं अंदर सेक्शन 438। या फिर आपके ऊपर एफआईआर हो गया है तो भी आप एंटीसिपेटरी बेल मूव कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में आप एंटीसिपेटरी बेल मूव कर सकते हैं।
और जब आपको एफआईआर का कॉपी चाहिए, अगर एफआईआर हो गया है तो आज के डेट में बहुत सारे स्टेट्स में ऑनलाइन एफआईआर का कॉपी मिल जाता है, या फिर आप अपने मजिस्ट्रेट जो आपके एरिया में मजिस्ट्रेट है उसके कोर्ट में जाके आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं और आपको जो एफआईआर हुआ है उसका एक कॉपी मिल सकता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डिस्कशन होता है कि भाई जो एंटीसिपेटरी बेल मिला है वो कब तक वैलिड है। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट था कि ये कुछ महीने के लिए वैलिड है या नहीं है। तो सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 29 जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा ही क्लियर कर दिया कि एंटीसिपेटरी बेल वैलिड है तब तक जब तक कि ट्रायल कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता और उसमें आपको अरेस्ट होना है नहीं होना है, जो भी उसका जजमेंट है उस पर डिपेंड करता है कि आपका अरेस्ट होगा या नहीं। तो ये पूरे ट्रायल, जब तक ट्रायल ख़त्म नहीं होता तब तक एंटीसिपेटरी बेल जो आपने लिया है कोर्ट से वो वैलिड होता है। तो ऐसा नहीं कि एक बार आपने एंटीसिपेटरी बेल ले लिया उसके बाद 6 महीने के बाद एक्सपायर हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक ट्रायल चलेगा तब तक एंटीसिपेटरी बेल जो आपने लिया है वो वैलिड है। कुछ स्टेट्स होते हैं या फिर कुछ एक्ट्स होते हैं, जैसे कि यूपी में पहले वैलिड नहीं था, 2-3 साल पहले यूपी में एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविज़न लाया गया, उसके पहले नहीं था। और कुछ एक्ट्स होते हैं जैसे कि SC/ST एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिल सकता आपको। अगर हम बात करें नॉर्मल बेल का, रेगुलर बेल का, तो आप मूव करते हैं सेक्शन 439 CRPC के अंडर में आप मूव करते हैं जो रेगुलर बेल होता है उसके लिए एप्लीकेशन मूव करते हैं। और आप करते क्या है कि जो मजिस्ट्रेट होता है उनके सामने मूव करते हैं। जनरली ये ट्रेंड देखा गया है कि जो मजिस्ट्रेट्स होते हैं बहुत सारे मैटर्स में वो जनरली आपको बेल नहीं देते हैं, बिकॉज उनके पास भी बहुत सारे लिमिटेशंस है। उनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपने बेल क्यों दिया, हाई कोर्ट का उनके पास क्वेश्चन आ जाते हैं, शो कॉज नोटिस आ जाते हैं कि बेल किस बेसिस पे दिया, क्यों नहीं दिया। तो वो भी जनरली अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं और नहीं देते हैं। तो देन सेशंस कोर्ट की बारी आती है 439 में। अगेन आप सेशंस कोर्ट में आप जो सर्टिफाइड कॉपी है वो लगाते हैं, जो ट्रायल कोर्ट का जो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था वो उसका ट्रायल जो भी चला होता है वो सारी चीज़ों का आप सर्टिफाइड कॉपी लगाते हैं और ट्रायल कोर्ट में सारे डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, FIR की कॉपी लगाते हैं, जो आपके पास एडिशनल डॉक्यूमेंट है वो सारे लगाते हैं। जनरली ट्रायल कोर्ट में आप फॉर्म 3 के साथ ये सारी चीज़ों को सबमिट करते हैं। सेशंस कोर्ट से मिल गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिला तो आप अगेन 439 में हाई कोर्ट में मूव करते हैं और हाई कोर्ट में सेम चीज़ें आप कोर्ट को बताते हैं, सेम चीज़ें हाई कोर्ट देखता है कि आप अपना प्रेजेंस मार्क करा पाएंगे या नहीं ट्रायल कोर्ट के सामने, या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जो इन्वेस्टिगेशन करता है उसके सामने आप अपना प्रेजेंस मार्क करा सकेंगे या नहीं, या फिर आप कहीं विटनेसेस को डराए धमकाएंगे तो नहीं, विटनेसेस को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हाई कोर्ट आपको बेल दे देता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अगर नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट से तो बेल मिल जाना इजीली सुप्रीम कोर्ट से मिल जाता है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट्स में कहा है कि बेल इज़ रूल, जेल इज़ एन एक्सेप्शन। तो सुप्रीम कोर्ट से तो आपको बेल इजीली मिल जाना है। अगर लैंडमार्क जजमेंट की बात करें तो ये कृष्ण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2022 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। देखिए जनरली ये देखा गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जनरली ये देखा गया कि सेशंस कोर्ट जो होता है बेल को डिसमिस कर देता है और उसमें कुछ रूल्स लगा देते हैं, जैसे 3 मंथ्स तक आप अप्लाई नहीं कर सकते बेल के लिए, या फिर 6 महीने तक आप अप्लाई बेल का नहीं कर सकते हो। तो इस कोर्ट में जैसे ही ट्रायल कोर्ट से कन्विक्शन हुआ तो जो एक्यूज्ड है उसने अपील में चला गया हाई कोर्ट में। अपील में जाने के बाद जब उसने अपील लगाया हाई कोर्ट में तो उसके साथ हम एक काम करते हैं कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का एक एप्लीकेशन लगाते हैं, तो जिसे SOS बोलते हैं। तो जब ट्रायल कोर्ट का सेंटेंस सस्पेंड हो गया तो उसने हाई कोर्ट में लगाया, तो हाई कोर्ट में ये हुआ कि जो उसने SOS का एप्लीकेशन लगाया था उस SOS के एप्लीकेशन को हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट करने के साथ हाई कोर्ट ने ये कहा कि 3 साल तक SOS का आप एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। तो ये अगेन ऑर्डर चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जो ऑर्डर के अगेंस्ट गया एक्यूज उसने चैलेंज किया। तो SOS सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि SOS का जो एप्लीकेशन है उसे आप डिसमिस या अलाउ करें, वो जो भी फैक्ट्स ऑफ द केस है ये डिपेंड करता है केस टू केस, बट आप ये कंडीशन नहीं लगा सकते कि 3 साल तक आप SOS का एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। इट्स टोटली रॉन्ग। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो ये जजमेंट का आप यूज़ करके अपने केस को आप फेवर में ला सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर हम कितनी बार बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं, हमारा ट्रायल कोर्ट से रिजेक्ट हो गया, हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो गया। तो देखिए ऐसा किधर भी कोई कंडीशन नहीं है।
तो आपका अगर एक बार बेल रिजेक्ट हो जाता है तो आप दूसरी बार लगा सकते हैं, तीसरी बार लगा सकते हैं, आपकी जितनी मर्जी चाहे उतनी बार बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।